हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, हम लोग अभी तक करंट के बारे में काफ़ी पढ़ चुके हैं। अब जो अपना टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका क्या मतलब होता है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट के अंदर फ्लो होता है या किसी भी वायर के अंदर फ्लो होता है तो वो हीटिंग इफेक्ट देता है। हीटिंग मतलब कि वायर गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद में उसका जो इफेक्ट होता है वो कहलाता है हीटिंग इफेक्ट। तो देखिए ये क्या होता है वो देखते हैं। The production of heat in a conductor due to the flow of electric current through it is called heating effect of electric current. Right? यही वो डेफिनेशन है अभी जो मैंने आपको समझाई है। The heating effect of current is obtained by the transformation of electric energy into heat energy. For example, an electric fan, heater, electric iron, electric toaster, etc. becomes warm if it is used continuously for longer time. ये चीज़ हम जनरली जानते हैं कि जैसे अगर आपने आपका घर का फ़ैन चला रखा है, फॉर एग्जांपल आपने फ़ैन चला रखा है और अगर 24 आवर्स तक वो कंटिन्यूसली चल ही रहा है तो आप ये देखेंगे कि फ़ैन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। फ़ैन की ही बात नहीं करें, कोई भी अगर आप अप्लायंस लेते हो, अगर वो कंटिन्यूसली काफ़ी देर तक चल रहा होता है तो आप ये नोटिस करोगे कि वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ये गर्म होने का कारण क्या होता है? वैसे तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट, बट एक्चुअल में होता क्यों है ये? तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं तो मूव करने पर क्या होते हैं कि वो आयन से टकराते हैं। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एक आयन से टकराएगा तो टकराने के बाद में क्या होता है, कॉलिजन होता है और ड्यूरिंग कॉलिजन उनके अंदर हीट जनरेट होती है। तो इसी फिनोमेना को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कई जगह पर हीटिंग इफेक्ट अपने लिए फायदेमंद है तो कई जगह पर ये नुकसानदायक भी है। ऐसी जगह पे जहाँ पे अपने को हीट का यूज़ करना होता है वहाँ पे तो ये एडवांटेज देता है, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे हमको हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी वो जनरेट हो रही है वहाँ पे हमारा ये डिसएडवांटेज है। ओके, तो पहले हम इसका जूल्स लॉ देखते हैं, इसका की फॉर्मूला क्या बनता है, उसके बाद में इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग या इसके यूजेस देखेंगे। तो देखिए जैसे कि जूल्स लॉ कैन बी स्टेटेड एज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो अमाउंट होगा हीट का प्रोड्यूस होने वाला वो कैसे होता है, तीन केसेस में उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। पहला होता है उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। इसका मतलब ये होगा कि जितना करंट आप फ्लो करेंगे उसके स्क्वायर की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हीट। उसके अंदर जितनी भी हीट प्रोड्यूस होगी वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके अंदर जितना भी आपने करंट फ्लो करवाया उसके स्क्वायर के। मान के चलिए कि अगर 5 एम्पियर आपने करंट फ्लो करवाया तो 5 का आप स्क्वायर कर दीजिए, 25 आ जाएगा। तो मतलब जो हीट प्रोड्यूस होगी वो 25 के प्रोपोर्शनल होगी, इस रेशियो के अंदर आएगी वो, राइट। तो पहला जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका बनेगा H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। सेकंड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब होगा कि H जो है, जो हीट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, यानी कि R अगर आपका बढ़ेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आपकी बढ़ेगी तो हीट की वैल्यू भी आपकी बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस अगर कम होगा किसी भी कंडक्टर के अंदर तो हीट भी उसके अंदर आपकी कम होगी। अगला पॉइंट अपने पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। इसका मतलब है कि आपने करंट जितनी देर तक फ्लो करवाया उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आपने मान लीजिए 1 घंटे करवाया, 1 घंटे की बजाय अगर आप 5 घंटे की अगर बात करें तो 1 घंटे करवाने में कम हीट प्रोड्यूस होगी बजाय 5 घंटे के। अगर 5 आवर्स तक आप किसी भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो करवाते हो तो उसके अंदर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी एज कम्पेयर टू 1 आवर वाले केस में, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने तीन चीज़ें देखी कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I स्क्वायर के, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, और H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। इट मीन्स करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के और टाइम के। जब इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करके अगर अपन लिखें तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I स्क्वायर R T के, ठीक है। और अगर यहाँ से आप प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाओगे तो इक्वल टू लग जाएगा। इक्वल टू के बाद में कोई भी कॉन्स्टेंट हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको बोलेंगे K, I स्क्वायर R T, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए K की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं जो कि एक कांस्टेंट है, और अगर उसकी वैल्यू हम लोग 1 मान लेते हैं तो H जो है वो हो जाएगा I स्क्वायर R T के इक्वल। इट मीन्स जो भी हीट प्रोड्यूस होगी उसका फॉर्मूला बन जाएगा I स्क्वायर R T। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किसी भी सर्किट के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो कितने अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, राइट। जैसे अगर एक एग्जांपल लेके चले तो मान के चलिए कि कोई एक सर्किट है जिसके अंदर 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है ना, और हम लोगों ने उसमें 60 सेकेंड तक करंट फ्लो करवाया और जो रेजिस्टेंस था उसके अंदर 5 ओम था,
तो उसने कितनी हीट प्रोड्यूस करी ये आप बताओ। तो यहाँ पे हो जाएगा H इक्वल टू वही फॉर्मूला अपना I स्क्वायर RT। I की जगह पे अपने पास में वैल्यू है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, इंटू R की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिखी हुई है 5, तो 5 लिखेंगे, इंटू T की वैल्यू है अपने पास में 60 सेकेंड्स, तो 60 पुट कर देंगे। अब जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 ज़ा 20 इंटू 60, ये हो जाएगा H इक्वल टू 6 2 ज़ा 12 और 00, यानी कि H की वैल्यू आ गई आपकी 1200 जूल। इतनी हीट वो प्रोड्यूस करेगा इस वाले केस में। तो इसी तरीके से अगर कोई भी अप्लायंस आपको दिया हुआ है, इवन अगर आपके घर के अप्लायंसेस है और घर के अप्लायंसेस के आपको मालूम है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस कितना है और टाइम आप कितनी देर तक फ्लो करवाओगे, तो वो कितनी हीट जनरेट करेगा वो आप इस फॉर्मूले के थ्रू पता कर सकते हैं। ओके, अब आगे है अपने पास में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखिए इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया था इसके एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेज तो इसके काफ़ी हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेज जैसे अगर मैं बताऊं तो ये होते हैं कि जब आपका सर्किट ज़्यादा हीट हो जाता है या ज़्यादा हीट अप करने लगता है तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है। ये इसके सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होते हैं, जिससे आपका पावर लॉस होता है। तो हमने को ये चीज़ काफ़ी अच्छे से मालूम है कि जहाँ पर भी हीट जनरेट होती है वहाँ पे एनर्जी का जो लॉस है वो होता है, बट इसके कुछ अपने पास में एडवांटेजेस भी हैं और उन एडवांटेजेस के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ इक्विपमेंट्स बना लेते हैं। जैसे कि अगर सबसे जनरल एग्जांपल्स देखे जाएं तो आयरन होता है ना, टोस्टर होता है, गीज़र होता है, रूम हीटर होता है। ये सारे किस बेसिस पे काम करते हैं? हीटिंग इफेक्ट के ऊपर ही काम करते हैं, है ना। तो अपने लिए एडवांटेजेस भी काफ़ी हैं इसके। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एंड वाटर हीटर एक्सेट्रा वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड ऑफ alloys having high melting point. इलेक्ट्रिक हीटर एंड गीजर वर्क ऑन द सेम मैकेनिज्म। इसका क्या मतलब होता है कि ये एक्चुअल में देखिए काम कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन हो गया या फिर इलेक्ट्रिक आपका जो वाटर हीटर है या गीजर है ये हो गया। इसमें होता क्या है कि इनका जो एलिमेंट होता है, जिस किसी चीज़ से बनते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा हीट भी आप उसके अंदर फ्लो कर दोगे तब भी वो मेल्ट नहीं होगा, है ना। तो इसका फायदा हमको कहाँ मिलता है कि उसके अंदर आपने काफ़ी ज़्यादा हीट फ्लो कर दी। अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग आयरन की बात करते हैं। आयरन होती है आपके पास में। अब आयरन में क्या होता है कि कंटिन्यूसली करंट फ्लो होता है काफ़ी देर तक, और सारा का सारा करंट क्या होता है एक ही जगह इकट्ठा होता जाता है। इन शॉर्ट उसका जो रेजिस्टेंस होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। आयरन का रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से करंट क्या होगा, एक ही जगह पे कोलिजन होता रहेगा उन आयंस का इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, और उस पर्टिकुलर जगह में क्या होगा कि जो हीट है वो ज़्यादा जनरेट होने लगेगी। कोलिजन ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा जनरेट होने लगेगी। उसी हीट का यूज़ हम एज अ इलेक्ट्रिक आयरन करते हैं, और यही फंडा आपके हीटर में, गीज़र में, इन चीज़ों में भी यूज़ होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है इनके एलिमेंट के ऊपर। अगर आपने ऐसा कोई एलिमेंट लगा दी जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो क्या होगा, जैसे ही ज़्यादा हीट थोड़ी सी उसके अंदर जनरेट हुई या ज़्यादा हो गई हीट, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो एलिमेंट है वो जल जाएगा और आपका जो इक्विपमेंट है वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि ऐसे अलॉयज का या ऐसी मेटल्स का यूज़ किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। ओके, नेक्स्ट आपके पास में इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। ये हमारे जो बल्ब होते हैं घर के, ये भी किस फंडे पे काम करते हैं, जब फिलामेंट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तब, और वो जब हीट प्रोड्यूस करते हैं तब। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द फिलामेंट ऑफ बल्ब जनरली मेड ऑफ टंगस्टन मेटल हैविंग मेल्टिंग पॉइंट इक्वल टू 3380 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट, काफ़ी ज़्यादा होता है। द बल्ब्स आर यूजुअली फिल्ड विथ केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेज टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। Most of the power consumed by the filament appears as heat, but a small part of it is in the form of light radiated. It means कि जो फिलामेंट होते हैं, फिलामेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब जब करंट फ्लो होता है तो फिलामेंट के थ्रू करंट फ्लो होता है। जब करंट फिलामेंट्स के थ्रू फ्लो होगा तो फिलामेंट क्या हो जाएंगे, हीटअप होंगे, गर्म हो जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी का यूज़ वो गर्म होने में करेंगे और कुछ अमाउंट उसका लाइट को रेडिएट करने में करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब तक ये गर्म नहीं होंगे तब तक लाइट रेडिएट नहीं करेंगे, इसलिए इनका हीट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है लाइट को रेडिएट करने के लिए। ओके, तो ये इसके पीछे का फंडा होता है। ये ध्यान रखिएगा इसमें टंगस्टन का यूज़ होता है और 3380 डिग्री सेल्सियस इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये एग्जाम में आपका MCQ में पूछा जा सकता है।
ओके, तो अब अगला पॉइंट अपने पास में, इलेक्ट्रिक फ्यूज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट मेल्ट्स व्हेन लार्ज करंट फ्लोज इन द सर्किट। इलेक्ट्रिक फ्यूज अगर आप लोगों ने देखा हो घर में, अपने घरों में यूज होता है, खास करके जो मेन अपना मीटर लगा रहता है वहां पे यूज होता है। जब भी अगर हाई करंट या हाई वोल्टेज आगे से फ्लो होता है, आगे से मतलब कि जहां से भी आपको इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई मिल रहा है वहां से अगर ज्यादा करंट का फ्लो हो जाता है तो जो आपका फ्यूज है वो जल जाता है, खराब हो जाता है, और उसके बाद में वो जलने के बाद आपके घर के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेफ रहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज अपना घर में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए किया जाता है। हालांकि अब मैक्सिमम जो है फ्यूज को रिप्लेस कर दिया गया है एमसीबी से, आप लोगों के घर में भी होगी एमसीबी से इसको रिप्लेस कर दिया गया। ये हालांकि अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, उसमें हम आपको डिटेल में इसमें बता दूंगा। अभी इस पॉइंट को आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज इज मेड ऑफ मेटल और अलॉय सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होते हैं या तो मेटल के बनेंगे या अलॉय के बनेंगे, डिपेंड्स अपॉन द नीड। जहां पे जिस तरीके की आपको नीड है उस तरीके से आप उसको बनाओगे। इन केस ऑफ फ्लो ऑफ हायर करंट देन स्पेसिफाइड, मतलब पर्टिकुलर सर्किट के लिए एक स्पेसिफाइड करंट की वैल्यू होती है, उससे ज्यादा करंट अगर फ्लो होता है तब क्या होगा, फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक द सर्किट। फ्यूज वायर जो है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और सर्किट तोड़ देगा, सर्किट टूट जाएगा। सर्किट टूटना मतलब करंट उसके अंदर फ्लो नहीं होगा। एंड प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। जैसे एक चीज मैं आपको इसमें ये समझाता हूँ, मान के चलिए कि ये आपका फ्यूज है, इसके अंदर एक पतला सा ये वाला वायर लगा हुआ है, ठीक है, ये फ्यूज हो गया। अब इस फ्यूज के बाद में आपकी जो ये मान लीजिए वायर है जो आपके पूरे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर रहा है, ये इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करेगा। अब जो सबसे पहले करंट आता है वो आपका ये मान लीजिए कोई आउटसोर्स है, सोर्स है जहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है ना, एसी करंट की आपको सप्लाई मिल रही है। ये करंट आया, सबसे पहले आएगा फ्यूज के अंदर। अब ये मान लेते हैं कि जैसे आपको घर के अंदर चाहिए सिर्फ 220 वोल्टेज, फॉर एग्जांपल 220 वोल्ट आपको चाहिए। अगर गलती से 240 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, आगे से अगर गलती से 240 वोल्ट सप्लाई हो गया तो पहले कहाँ उसको इस वायर से जाना पड़ेगा, जो बीच वाला वायर है इसमें से इसको करंट को जाना पड़ेगा, और बीच वाले वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है, जरा सा ज्यादा करंट उसके अंदर जाएगा और वो मेल्ट हो जाएगा। तो 240 जैसे यहाँ पे फ्लो होगा, ये जो आपका वायर है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब जब ये वायर ब्रेक हो गया तो आगे करंट फ्लो होगा ही नहीं। जब आगे करंट नहीं जाएगा तो आपके जितने भी घर के इक्विपमेंट्स हैं वो सारे सेफ रहेंगे। सेफ रहने से मतलब यहाँ पे ये होता है कि घर के इक्विपमेंट्स की एक लिमिट होती है कि अगर पर्टिकुलर अमाउंट में करंट और पर्टिकुलर वोल्टेज का करंट उनको मिले तब वो ऑपरेट हो जाएंगे, लेकिन उनसे ज़्यादा अगर उनके पास में वोल्टेज या करंट आ जाए तो वो खराब हो जाएंगे। तो उनको सेफ रखने के लिए जो फ्यूज होता है वो मेल्ट हो जाता है और आपके घर के इक्विपमेंट्स सेफ रहते हैं। ओके, फ्यूज ऑफ 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पज। इन रेटिंग के फ्यूज हम लोग डोमेस्टिक पर्पज में यूज करते हैं। 1 एम्पियर का भी होता है, 2 का होता है, 3 का होता है, 5 का होता है, 10 का होता है ना। सपोज इफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स, अब एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि कंज्यूम कर रही है 1000 वॉट, W का मतलब है यहाँ पे वॉट, इलेक्ट्रिक पावर। इतना इलेक्ट्रिक पावर वो कंज्यूम कर रही है व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। 220 वोल्ट जब आप करंट उसको सप्लाई 220 वोल्ट आप वोल्टेज जब सप्लाई कर रहे हो तब वो 1000 वॉट पावर यूज कर रही है। देन इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, उसके अंदर जो करंट होगा वो कितना होगा। देखिए करंट का आपको पावर के फॉर्म में अगर फॉर्मूला देखा जाए तो I इक्वल होता है P/V। फॉर्मूला याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, P इक्वल होता है आपका IV, मतलब पावर इक्वल होता है करंट इनटू वोल्टेज। तो यहाँ पे अगर अपन पावर देखें तो पावर कितनी है 1000, तो हम लोगों ने ऊपर लिख दिया 1000 अपॉन वोल्टेज देखें तो कितना है 220। ओके, अब 1000 को 220 से डिवाइड करोगे तो आपको I की वैल्यू मिलेगी 4.5 एम्पियर, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि करंट कितना होगा उसमें 4.5 एम्पियर। दस इन दिस केस अ 5 एम्पियर फ्यूज मस्ट बी यूज। अगर इतना करंट उसके अंदर जा रहा है तो आपको उसके अंदर कौन सा फ्यूज यूज करना है, 5 एम्पियर वाला फ्यूज आपको यूज करना है उसमें। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था कि किस तरीके से हम लोग फ्यूज की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितने एम्पियर का आपको वहां पे फ्यूज की रिक्वायरमेंट है। वो डिपेंड करेगा उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस के ऊपर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में इलेक्ट्रिक पावर। देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है,
पावर हम लोग जैसे जनरली जानते हैं, काफी टाइम से आप पढ़ते भी आ रहे हो, हर क्लास में पढ़ा होगा। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करेंगे, द वर्क डन बाय अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वर्क डन बाय अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन अ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। करंट मेंटेन करने के लिए जितना भी उसको वर्क डन करना पड़ेगा वो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक पावर, है ना। करंट मेंटेन करने के लिए जितना भी उसको वर्क डन करना पड़ेगा वो कहलाएगा उसका इलेक्ट्रिक पावर। तो देखिए, मेंटेन अ करंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, पावर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। अब हमारे को ये मालूम है कि V की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं IR, क्योंकि V का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था। V की जगह कर सकते हैं IR इंटू ये वाला I, ऐसा कैसा। अब ये I और ये I दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, मतलब एक फॉर्मूला आपका ये भी बन गया, आई स्क्वायर R भी हो गया, ठीक है। इसके बाद में आप I की जगह पे पुट कर सकते हो V बाय R, I की जगह पे हम लिख सकते हैं V बाय R। तो यहाँ पे I की जगह आप V बाय R पुट करोगे तो P इज इक्वल हो जाएगा आपका V बाय R, यहाँ पे I का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी इसका स्क्वायर कर दो इंटू R, तो ये हो गया आपका P इज इक्वल टू V स्क्वायर R स्क्वायर इंटू R, एक R से एक R कट गया तो क्या बचा, V स्क्वायर R, यानी कि P इज इक्वल टू V स्क्वायर R। ये भी आपका एक फॉर्मूला बन गया। तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद है और ये वाले याद है तो आप जो भी है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फॉर्मूला बना सकते हो, है ना। अब द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। ये याद रखिएगा कि जो पावर की एसआई यूनिट होती है वो होती है वॉट। वी कैन डिफाइन वॉट एज द पावर कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt। thus 1 watt कितना हो जाएगा, 1 volt into 1 ampere equal to 1 volt ampere। मतलब 1 watt को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो वो क्या होगा कि किसी भी सर्किट में अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 वोल्ट करंट 1 एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है तो जाके हम बोलेंगे कि उसने 1 वॉट पावर उस सर्किट की है, ठीक है। तो कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरली मेजर्ड इन किलोवाट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट। इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो जनरल यूनिट होती है वो अपनी किलोवाट होती है, क्योंकि जो वॉट होती है वो काफ़ी छोटी यूनिट होती है, तो हम क्या करते हैं कि किलोवाट को यूज़ किया जाता है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए क्या करते हैं, किलोवाट आर, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब वहाँ पे क्या होगा कि एनर्जी फ्लो हो रही है और कितनी देर तक फ्लो हो रही है, टाइम। जैसे कि आपके घर के जो मीटर होते हैं उन मीटर के अंदर किलोवाट आर लिखा रहता है कि कितने आर तक आपने एनर्जी का कंज्यूम किया, तो वो किलोवाट आर आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन के लिए। तो यहाँ पे 1 किलोवाट आर क्या हो जाएगा आपका 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड्स, है ना। 1000 वॉट इंटू 3600 आप दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो मिलेगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। जूल इक्वल टू होता है आपका वॉट इंटू सेकेंड, मतलब जूल आपकी जो है यूनिट है जो मिलके बनती है वॉट इंटू सेकेंड से, ठीक है। तो ये आपका एक इलेक्ट्रिक पावर था, इसकी बेसिस पर भी हमको न्यूमेरिकल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए आगे हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिए जैसे कि पहला है अपने पास में 2 बल्ब A एंड B आर रेटेड 100 वॉट 120 वोल्ट। एक बल्ब है जिसका पावर है 100 वॉट और 120 वोल्ट, जो पोटेंशियल है 120 है, एंड 10 वॉट 120 वोल्ट respectively। they are connected across a 120 volt source in series। calculate the current through each bulb। हर एक बल्ब से कितना करंट फ्लो हो रहा है आपको ये पता करना है। which bulb will consume more energy। कौन सा बल्ब ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ए, जो ए बल्ब है उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो पहले वाले बल्ब के रेजिस्टेंस के लिए हम क्या R इक्वल टू फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, V स्क्वायर बाय P, है ना। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था इसका। तो V की वैल्यू हमारे पास में है 120 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन में P की वैल्यू कितनी है बल्ब 1 के लिए 100 है तो 100 पुट किया, 120 का स्क्वायर करोगे और उसको 100 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 144 ओम। मतलब कि R1 का जो वैल्यू आई वो आई है आपकी 144 ओम। उसी तरीके से सेकंड वाले बल्ब का हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे तो V स्क्वायर बाय P, यहाँ पे भी 120 का स्क्वायर बाय 10, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 10 है सेकंड वाले बल्ब की जो पावर है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1440 ओम, यानी कि दूसरे वाले बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो इतना आया, राइट।
अब देखिए व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब इनको हम लोग सीरीज में ऐड करेंगे तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 दोनों के इक्वल होगा, तो 144 प्लस 1440 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1584 ओम, यानी कि उस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 1584 ओम, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था इसीलिए हम लोगों ने इसको सीरीज में ऐड किया है ना। अब करंट इन द सर्किट, ये तो आ गया अपने पास में टोटल रेजिस्टेंस। अब इस टोटल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम टोटल करंट निकालते हैं, तो करंट इन द सर्किट क्या होता है, I इक्वल टू V बाय आर। V की वैल्यू है 120 अपॉन R की वैल्यू हम लोगों ने निकाली अभी 1584, जब इसको डिवाइड करोगे तो मिलेगा 0.076 एम्पियर। सेम करंट पासेस थ्रू एच बल्ब, क्यों, क्योंकि कनेक्शन आपका सीरीज में है। सीरीज कनेक्शन में हम लोगों को ये पता है कि करंट पूरे सर्किट में सेम होता है, तो जितना करंट पहले वाले बल्ब में होगा उतना ही करंट दूसरे वाले में भी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर कंजप्शन इन द बल्ब ए इज P1 इक्वल टू क्या होता है I²R, ये हमको फॉर्मूला पता है, और P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बल्ब में I²R2, राइट। सो अब देखिए यहाँ पे R1 जो है आपका, सिंस R1 लेस देन R2, क्योंकि R1 मतलब जो पहला वाला बल्ब है उसका जो रेजिस्टेंस है वो उसका कम है, पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस कम है, दूसरे वाले बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो हमने उसको इसी फॉर्मेट पे लिखा है कि R1 लेस देन R2। अगर जिसका रेजिस्टेंस आपके पास में कम है, R1 अगर छोटा है R2 से, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो P1 होगा वो कम होगी P2 से, यानी कि पावर 1 पहले वाले बल्ब की कम होगी दूसरे वाले बल्ब से। सो हेंस द बल्ब बी, ये वाला जो बल्ब होगा रेटेड 10 वॉट 120 वोल्ट, कंज्यूम्स मोर एनर्जी देन द बल्ब ए व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट। तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस निकाल के उसकी पावर बता दी। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। आपको हीट जनरेट कितनी हो रही है वो पता करनी है, कब ट्रांसफर करने में 96,000 कूलम्ब चार्ज को 1 आवर तक अगर आप ट्रांसफर करोगे और पोटेंशियल डिफरेंस अगर 50 वोल्ट दोगे तब। तो देखिए जो जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। Q की वैल्यू आपको दे रखी है चार्जेस की 96,000 कूलम्ब। T जो टाइम दिया हुआ है वो आपको 1 आवर दिया है कि 1 घंटे तक फ्लो हो रहा है। 1 घंटे को हम लोग सेकंड में अगर कन्वर्ट करें तो 16 to 60 सेकंड हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 3600 सेकंड्स। वोल्टेज दे रखा है V इक्वल्स टू 50 वोल्ट, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, करंट निकाल लेंगे, क्योंकि हीट का जो फॉर्मूला आता है H का वो होता है I²RT। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, पहले करंट चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में आपको करंट नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में आपको चार्जेस दे रखे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, चार्ज से पहले करंट निकाल लेंगे। तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू Q/T। Q की वैल्यू 96,000 है और T की वैल्यू 16 to 60 ऊपर लिखा हुआ है हम लोगों ने। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 80/3, ठीक है। अब सेकंड चीज चाहिए आपको R की वैल्यू चाहिए, तो R भी अपने को क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो R भी निकालेंगे हम लोग। R का फॉर्मूला होता है V/I। V की वैल्यू हमारे पास में कितनी है क्वेश्चन के अंदर, 50 है ना, अपॉन I की वैल्यू अपने पास में कितनी है, अभी निकाली हम लोगों ने 80/3, तो अपॉन में आ जाएगा 80/3। जब आप इसको उल्टा करोगे तो हो जाएगा 50/1 इंटू 3/80, तो 50 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 150/80, तो 150/80, 0 से 0 कटेगा तो बचेगा 15/8। ये आ गया आपका 15/8 ओम रेजिस्टेंस। अब अपने को निकालना है यहाँ पे हीट प्रोड्यूस, तो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, H इक्वल टू I²RT। I की वैल्यू कितनी आई, 80/3 थी, तो 80/3 इंटू 80/3, क्योंकि I का स्क्वायर है, इंटू R की वैल्यू कितनी निकाली 15/8, 15/8 आ गया, इंटू T की वैल्यू कितनी है 60 इंटू 60। तो जब आप इसका सबका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी 48 लाख जूल। ये आया आपका जूल में। अगर आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसको जो मिलेगा अपने को मिल जाएगा 4800 किलो जूल आपकी वैल्यू आ जाएगी। ऑलराइट, तो इतनी हीट प्रोड्यूस होगी इस वाले केस के अंदर, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 5 रूम्स इन अ हाउस। एक हाउस है जिसके अंदर 5 रूम्स हैं। इच रूम हैज अ 100 वॉट बल्ब एंड अ 40 वॉट ट्यूबलाइट। हर एक रूम के अंदर 100 वॉट का बल्ब है और 40 वॉट की ट्यूबलाइट है। इफ एवरी डे द बल्ब इज यूज्ड फॉर 1 आवर एंड ट्यूबलाइट इज यूज्ड फॉर 5 आवर्स इन इच रूम, देन what will be the cost of total electric energy consumed in 30 days?
व्हेन 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कॉस्ट इज इतना। ये आप ये समझ लीजिए कि घर का जो अपना बिल आता है ना, बिल बनाने का कैलकुलेशन इन्होंने अपने को दे दिया है कि एक महीने के अंदर कितना बिल आएगा। अगर आपके घर के अंदर ये सिचुएशन है तो मतलब एक घर है जिसके अंदर 5 रूम्स हैं और 5 रूम के अंदर एक बल्ब है और एक ट्यूबलाइट है। बल्ब का जो पावर है वो है 100 वाट और ट्यूबलाइट का जो है 40 वाट। अगर आप डेली हर दिन बल्ब को 1 घंटे तक यूज़ करते हैं और ट्यूबलाइट को 5 घंटे तक यूज़ करते हैं हर एक रूम के अंदर, 30 डेज तक अगर ऐसा करेंगे तो एक महीने के बाद इतने रुपए के हिसाब से कितना बिल आएगा या फिर कितनी इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम कर लेंगे, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। तो काफ़ी इजी है ये। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी यूज्ड इन एवरी डे इन 5 बल्ब्स, क्योंकि एक रूम में आपके क्या है, एक बल्ब लगा है तो 5 रूम में कितने 5 बल्ब हो जाएंगे। 5 बल्ब के हिसाब से कितनी आप एनर्जी कंज्यूम करेंगे, 5 इंटू 100, हर एक की जो पावर है वो 100 वाट है, ठीक है। तो यहाँ पे और कितने 1 आवर तक आप चला रहे हो उसको, तो 5 इंटू 100 इंटू 1 ये हो जाएगा 500 वाट आवर। अब एनर्जी यूज्ड इन एवरी 5 डे इन ट्यूबलाइट्स की बात करते हैं तो ट्यूबलाइट में भी वही केस 5 इंटू 40, क्योंकि इसकी जो पावर है वो आपको 40 दे रखी है, 40 इंटू 5 आवर्स तक आप उसको चला रहे हो तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 1000 वाट आवर, ठीक है। मतलब बल्ब जो यूज़ किया आपने उसके लिए आपके पास में आई एनर्जी कंजप्शन 500 वाट आवर और ट्यूबलाइट के आया 1000 वाट आवर। टोटल एनर्जी यूज्ड इन एवरी डे बाय बल्ब एंड ट्यूबलाइट, टोटल कितने कर रहे हो, दोनों को प्लस कर दो, 500 को और 1000 को, कितना आ जाएगा 1500 वाट आवर। अब उसके बाद में टोटल एनर्जी यूज्ड इन 30 डेज, एक दिन में आपने इतनी करी तो 30 डेज में कितना करेंगे, सिंपल से बात है, अपन 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1500 इंटू 30 तो हो जाएगा 45,000 वाट आवर। अगर आप इसको किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो 45 किलो वाट आवर हो गया, ठीक है। अब इतनी आप जो है एनर्जी कंज्यूम करोगे 1 मंथ के अंदर, यानी कि 30 डेज के अंदर। तो अब अपने को ये बताना है कि अगर 1 यूनिट का जो कॉस्ट है वो आपका 2.5 है तो इतनी यूनिट का कितना होगा, यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 45 का 2.50 में मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर जो मिलेगा आपको 112.50 रुपीज़ मिलेगा। मतलब इतने रुपए का बिल आएगा अगर आप इस तरीके से इतने इक्विपमेंट्स आपके घर के चलते हैं तो। उसी तरीके से आप लोग बाकी क्वेश्चंस को भी कर सकते हो, या और आपके घर के अप्लायंसेस का आपको डेटा पता होगी कौन कितनी देर चल रहा है, कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, तो आप महीने का बिल पहले से ही प्रेडिक्ट करके रख सकते हो। अगर आपने पूरे उसी फॉर्मेट से चलाया तो एक दिन में इतना चलाना है, 2 दिन में इतना चलाना है, या अगर मान लीजिए कि 24 आवर्स से अगर आपके घर के सारे इक्विपमेंट चल रहे हैं तो उस हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑलराइट। और बाकी इससे रिलेटेड बाकी एग्जांपल्स भी आप कर सकते हैं। ओके, सो आज की वीडियो में यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।